अभी अनुच्छेद 16 के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बताया गया है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता उन्मूलन या छुआछूत उन्मूलन के बारे में चर्चा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 17 और इसमें है अस्पृश्यता का अंत, या हम कह सकते हैं छुआछूत का अंत। छुआछूत या अस्पृश्यता के अंत के बारे में, छुआछूत या अस्पृश्यता के अंत के बारे में अनुच्छेद 17 में बताया गया है। छुआछूत या अस्पृश्यता भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। औपनिवेशिक काल में, यानी कि आज़ादी से पहले कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई थी जो छुआछूत के अंत की वकालत करती थी, जो समाज में समानता की बात करती थी, जो समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की बात करती थी। वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं? औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक काल में अब वो संस्थाएं कौन कौन सी है? ज्योतिबा राव फूले द्वारा सत्य शोधक समाज इसकी स्थापना हुई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873। ज्योतिबा राव फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई तथा दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज की स्थापना हो गई थी 1875। कब हुई थी? 1875। तीसरी संस्था है ब्रह्म समाज और उसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर ने एक संस्था की और स्थापना की थी, वो थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और ये की थी 1924 में। कब की थी? 1924। देखिए, औपनिवेशिक काल में कुछ ऐसी संस्थाएं थी, कौन कौन सी थी वो? सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये वो संस्थाएं थी जिन्होंने समाज के कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने का काम किया, समाज के पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया, और वो वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए थे, समाज की मुख्य धारा में पीछे रह गए थे, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया था। कहने का मतलब है औपनिवेशिक काल के दौरान इन संस्थाओं ने अस्पृश्यता या छुआछूत के उन्मूलन में बड़ा योगदान दिया और इन्हीं संस्थाओं के प्रभाव के फलस्वरूप, इन्हीं चारों संस्थाओं के प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। तो यहां तक बात समझ में आई? दोबारा बताता हूं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत के अंत की वकालत करता है। छुआछूत की समस्या भारतीय इतिहास की बड़ी प्राचीन समस्या रही है, लेकिन औपनिवेशिक काल में कुछ ऐसी संस्थाएं बनी थी जिन्होंने छुआछूत की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया, समाज के सबसे कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने का काम किया, और वो वर्ग जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है उसे मुख्य धारा में सम्मिलित करने का उसने प्रयास किया। ये कौन कौन सी संस्थाएं, इनका निर्माण किन किन के द्वारा किया है? ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में।
इसके बाद दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। आगे चलकर राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में, और अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की 1924 में। तो इन संस्थाओं के द्वारा समाज के कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया गया, सामाजिक असमानता को मिटाने का काम किया गया। तो इन्हीं संस्थाओं के फलस्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। इन्हीं संस्थाओं के फलस्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में, इन्हीं संस्थाओं के फलस्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। तो यहां तक बात समझ में आई। अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया है, इसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि औपनिवेशिक काल में कुछ ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। तो उन्हीं संस्थाओं के प्रभाव के फलस्वरूप अनुच्छेद 17 में इन सब का वर्णन किया गया है, छुआछूत के अंत का वर्णन किया गया है। और भारत में इसको लेकर कुछ कानून भी बनाए। वो कानून कौन कौन से हैं? वो कानून है, पहला कानून बनाया था अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम। पहला बनाया था अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम ये बन गया था 1955 में। कब बनाया था? 1955 में। इस कानून के तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता है तो उस पर आर्थिक जुर्माना लगा दिया जाएगा। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955, इसमें प्रावधान था कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने पर, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? जुर्माना लगा दिया जाएगा। अभी शारीरिक दंड का प्रावधान नहीं किया, अभी जेल जाने का प्रावधान नहीं किया, अभी केवल आर्थिक दंड लगाया है, जुर्माना लगाया है कि यदि कोई किसी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, कोई किसी का अपमान करता है, अनुच्छेद 17 का जहां उल्लंघन होता है वहां उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। जब इस कानून से भी अत्याचार नहीं थमे तो आगे चलकर एक नया कानून बना और उसका नाम है सिविल अधिकार संरक्षण कानून, और ये बन गया था 1976 में। कब बन गया था ये? 1976। इसमें यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण कानून में प्रावधान किया गया कि यदि कोई किसी के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता है तो उस पर जुर्माना तो लगेगा ही, साथ में उसे जेल या कारावास भी किया जा सकता है। अर्थात इसमें आर्थिक जुर्माने के साथ साथ शारीरिक दंड का भी प्रावधान था। शारीरिक दंड का भी क्या था? प्रावधान था। शारीरिक दंड का भी प्रावधान था। यहां तक समझ में आई बात? दो कानून बने। पहला कानून था
इसके नाम से ही, अनुच्छेद 17 के नाम से ही, वो है अस्पृश्यता उन्मूलन कानून या अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम। ये बना था 1955 में और इसमें ये प्रावधान था यदि कोई किसी के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता है तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, उसको आर्थिक दंड दे दिया जाएगा। दूसरा कानून बना है सिविल अधिकार संरक्षण कानून। सिविल अधिकार संरक्षण कानून बना था 1976 में और इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई किसी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है तो उस पर आर्थिक जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, उसे शारीरिक दंड भी दिया जा सकता है, अर्थात उसे जेल भी भेजा जा सकता है। और इसी में यह प्रावधान किया गया 1976 वाले कानून में ही कि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता को ऐतिहासिक, अभी समझा देता हूं, ऐतिहासिक व दार्शनिक आधार पर उचित नहीं ठहराएगा। 1976 के कानून में यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण कानून में दो बातें शामिल की गई। पहली ये की गई कि यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता है तो उसे आर्थिक जुर्माना भी दिया जाएगा और उसे कारावास का प्रावधान भी किया जा सकता है। साथ में ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता को उचित ठहराने के लिए ऐतिहासिक या दार्शनिक आधार नहीं बताएगा। इसका मतलब है कि आपके साथ इतिहास में भी अत्याचार होता था, प्राचीन समय में भी अत्याचार होता था, इसलिए अब भी होगा, ये गलत बात, ऐसा नहीं होगा। और दार्शनिक का मतलब ये है कि धर्म ग्रंथों में आपके बारे में जो बातें बताई गई वो वर्तमान में भी लागू होंगी। जैसे एग्जाम्पल, मनुस्मृति में ये कहा गया है यदि किसी शूद्र के कान में वेदों का एक श्लोक भी पड़ जाए तो उस शूद्र के कान में पिघला हुआ लोहा डाल दिया जाना चाहिए। अब इन बातों का कोई मोल नहीं है, ये सारी बातें गलत हैं। इस कानून के तहत इन सब बातों को नकार दिया गया है। ऐतिहासिक व दार्शनिक आधार पर अब अस्पृश्यता को उचित नहीं माना जाएगा। इसी क्रम में एक तीसरा कानून और आया था 1989 में। उसका नाम है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम। तो अनुच्छेद 16 के तहत अनुच्छेद 17 के तहत अभी तक ये कानून बनाए हैं। पहला बनाया था अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 में, उसमें आर्थिक दंड का प्रावधान किया था। उसके बाद दूसरा बनाया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में, उसमें आर्थिक दंड के साथ साथ शारीरिक दंड का प्रावधान है। साथ में ये भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति ऐतिहासिक व दार्शनिक आधार पर अस्पृश्यता को उचित नहीं ठहराएगा। और तीसरा 1989 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तौर पे बना दिया। तो ये अनुच्छेद 17 हमारा कंप्लीट है। अनुच्छेद 17 की एक बार वापस दोबारा थोड़ी शुरुआत करें तो मैंने शुरू में बताया था कि ये प्राचीन समस्या है। औपनिवेशिक काल में कुछ संस्थाएं बनाई थी और उन संस्थाओं के प्रभाव के फलस्वरूप ही अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया। वो संस्था कौन कौन सी मैं पुनः याद दिलवा देता हूं। पहली, ज्योतिबा राव फूले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज 1873, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज 1875, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज 1828 और भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924। ये वो संस्थाएं थी जिनमें समाज के कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने का काम होता था, समाज के पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया जाता था और वो वर्ग जो मुख्य धारा से पिछड़ गया था उसे समाज की मुख्य धारा में शामिल किए जाने का काम होता था। तो इनके प्रभाव के फलस्वरूप ही अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन किया गया। अनुच्छेद 17 समाप्त। आगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद
18। अनुच्छेद 18 का टाइटल है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, यानी कि अनुच्छेद 18 के तहत कौन कौन सी उपाधियां समाप्त की गई, क्यों की गई, इनके बारे में चर्चा की गई है। हम अनुच्छेद 18 को पढ़ने से पहले वही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे। औपनिवेशिक काल में अर्थात अंग्रेजों के समय कुछ उपाधियां दी जाती थी। कौन कौन सी थी? जैसे लॉर्ड, रॉय, राजा, केसर ए हिंद, नाइटहुड। ये ऐसी उपाधियां थी जो समाज में असमानता को बढ़ावा देती थी। वो लोग जो देश हित में काम ना करके अंग्रेज हित में काम करते थे, अंग्रेजी सरकार उन्हें इन उपाधियों से विभूषित करती थी, तो ये समाज में असमानता को बढ़ावा देती थी। ऐसी सभी उपाधियों को अनुच्छेद 18 में समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक काल में कुछ उपाधियां दी जाती थी, जैसे लॉर्ड, रॉय, राजा, केसर ए हिंद। लॉर्ड, रॉय, राजा, केसर ए हिंद, नाइटहुड। ये वो उपाधियां थी जो समाज में असमानता को बढ़ावा देती थी। ये सभी उपाधियां समाज में असमानता को क्या देती थी? बढ़ावा देती थी। असमानता को बढ़ावा देती थी। इसीलिए अनुच्छेद 18 में इन सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया। इसलिए अनुच्छेद 18 में क्या कर दिया? सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया। यहां तक बात समझ में आई? अनुच्छेद 18 का टाइटल क्या है? अनुच्छेद 18 का टाइटल है उपाधियों का अंत। कौन सी उपाधियों का अंत है? वो तमाम उपाधियां जो अंग्रेजी शासन के दौरान दी गई थी, जैसे कि राजा, केसर हिंद, रॉय, नाइटहुड आदि, ये समाज में असमानता को बढ़ावा देती थी। इन सभी उपाधियों को अनुच्छेद 18 के तहत समाप्त कर दिया गया। लेकिन भारत सरकार ने कुछ उपाधियों को जारी रखा। वो कौन कौन सी उपाधि थी? वो थी शिक्षा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में और भारत रत्न जैसी उपाधियां। भारत रत्न उपाधि की शुरुआत की गई थी 1954 से। कब से की गई थी? 1954 से। इन उपाधियों को भारत सरकार ने जारी रखा। इन उपाधियों को भारत सरकार ने क्या रखा? जारी रखा। यहां तक बात समझ आई? शिक्षा से जुड़ी उपाधि दी जाएंगी, सेना से जुड़ी उपाधियां दी जाएगी और भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसी उपाधियां जारी रखी जाएंगी। लेकिन 1977 में 78 में जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो उसने इन उपाधियों को समाप्त कर दिया। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने इन उपाधियों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इन उपाधियों को क्या कर दिया? समाप्त। मोरारजी देसाई सरकार ने कहा कि ये उपाधियां समाज में असमानता लेके आती हैं, ये उपाधियां समाज में असमानता को बढ़ावा देती हैं, इसलिए इन उपाधियों को समाप्त कर दिया जाए। तो 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने इन उपाधियों को क्या कर दिया? समाप्त। लेकिन इसके 2-3 वर्ष बाद ही 1980 में जब इंदिरा गांधी सरकार आई,
तो इंदिरा गांधी ने इन उपाधियों को वापस प्रारंभ कर दिया। 1980 में इंदिरा गांधी ने इन उपाधियों को वापस प्रारंभ कर दिया। 1977 में मोरारजी देसाई ने इन सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया। 1980 में इंदिरा गांधी ने वापस इन्हें प्रारंभ कर दिया। जैसे इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया, मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया और सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंचा 1995 में बालाजी राघवन नाम से। 1995 में बालाजी राघवन केस नाम से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कहां पहुंच गया था? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जैसे ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 18 को लेकर कुछ निर्णय सुनाए, उपाधियों को लेकर कुछ निर्णय सुनाए। वो निर्णय कैसे हैं, एक बार इसको पुनः देख लीजिए। शिक्षा, सेना व भारत रत्न जैसी उपाधियां जारी रहेंगी, ये सरकार ने डिसीजन लिया। भारत रत्न की उपाधि 1954 से दी जाती है, लेकिन 1977 में मोरारजी देसाई ने समाप्त कर दिया। 1980 में जैसे ही कांग्रेस ने प्रारंभ किया, 1995 में बालाजी राघवन नाम से ये केस सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया कि उन उपाधियों को जारी रखा जाए या समाप्त रखा जाए। अब बालाजी राघवन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में क्या निर्णय दिया था वो हम देखते हैं। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और निर्णय क्या दिया था? पहला निर्णय यह दिया था कि ये उपाधियां समाज में कहीं भी असमानता को बढ़ावा नहीं देती। पहला निर्णय यह था कि ये उपाधियां समाज में असमानता को बढ़ावा नहीं देती, असमानता को बढ़ावा नहीं देती। ये उपाधियां समाज में असमानता को बढ़ावा नहीं देती। दूसरा जो डिसीजन दिया था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। वो डिसीजन ये था कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ इन उपाधियों का इस्तेमाल नहीं करेगा, इन उपाधियों का प्रयोग नहीं करेगा। अर्थात यदि किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है तो अपने टाइटल नेम में वो ये नहीं लगाएगा कि भारत रत्न फलाना फलाना। कहने का मतलब है इन उपाधियों का प्रयोग अपने नाम के साथ नहीं किया जाएगा। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि इन उपाधियों का प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के साथ नहीं करेगा, अपने नाम के साथ नहीं करेगा। दो निर्णय हो गए। पहला कौन सा है? पहला है कि ये उपाधियां जो कि सरकार ने चला रखी है, शिक्षा, सेना और भारत रत्न जैसी, ये उपाधियां असमानता को बढ़ावा नहीं देती। दूसरा कि कोई भी व्यक्ति इन उपाधियों का प्रयोग नाम के साथ नहीं करेगा। तीसरा डिसीजन दिया था कि इन उपाधियों को एक निष्पक्ष समिति द्वारा दिया जाएगा। तीसरा है इन उपाधियों को एक निष्पक्ष समिति द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये उपाधि है जो इस एक निष्पक्ष समिति द्वारा प्रदान की जाएंगी। और चौथा पॉइंट है कि कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना
कोई विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। चौथा डिसीजन है कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तो ये बालाजी राघवन केस जो कि 1995 में आया था, इसकी सुनवाई करते हुए 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने डिसीजन दिए। वो कौन कौन से हैं मैं एक बार पुनः बता देता हूँ कि ये जो उपाधि दी जा रही है देश में, ये कहीं भी असमानता को बढ़ावा नहीं देती, पहला निर्णय। दूसरा, इन उपाधियों का प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के साथ नहीं करेगा, सरनेम अपना नहीं लगाएगा, अपनी उपाधि को सरनेम के तौर पे वो नहीं लगाएगा। तीसरा, इन उपाधियों को एक निष्पक्ष समिति द्वारा दिया जाएगा। और चौथा है कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति के बिना या बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। यहाँ तक बात समझ आई। अनुच्छेद 18 आपका कंप्लीट। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही है। कौन सी उपाधि? अंग्रेजों के ज़माने की वो उपाधि, औपनिवेशिक काल की वो उपाधि जो समाज में असमानता को बढ़ावा दे रही थी, सबको समाप्त कर दिया। जैसे लॉर्ड, रॉय, राजा, केसर ए हिंद और नाइटहुड जैसी उपाधियाँ जो कि असमानता को बढ़ावा दे रही थी, उन सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन शिक्षा, सेना व भारत रत्न जैसी उपाधियाँ फिर भी जारी रखी। अब इन उपाधियों को 1977 में मोरारजी देसाई ने समाप्त कर दिया। 1980 में जैसे इंदिरा गांधी गई, वापस पुनः इन उपाधियों को प्रारंभ कर दिया। 1980 में इंदिरा गांधी ने जब इन उपाधियों को प्रारंभ किया तो ये मामला बालाजी राघवन के नाम से ये केस बन गया, बालाजी राघवन केस, और 1995 में सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में डिसीजन दिया। वो क्या था? वो ये था कि ये उपाधि कहीं भी असमानता को बढ़ावा नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात है कि एक निष्पक्ष जांच समिति द्वारा ये उपाधि प्रदान की जाएंगी। तीसरी, इन उपाधियों का प्रयोग अपने नाम के साथ नहीं किया जाएगा। और चौथी है कि कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी उपाधि या विदेश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 18 आपका कंप्लीट